तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड वीडियो, और वो वीडियो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग यानी क्या होती है? देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि जो POSDCORB जो एक की टर्म था, वो की टर्म को हम लोगों ने सेग्रीगेट किया है और उसके बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है उस की टर्म पे। तो उसी में से हमने पहला लेटर उठाया है P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग यानी क्या होती है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो वेलकम टू NSA व्लॉग, नीलेश्वर एकेडमी में आपका स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। वीडियोस अच्छी लगी तो बार बार देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लीगल और लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले तो प्लानिंग जान लो। प्लानिंग यानी कोई भी चीज़ की हम लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं या तो उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से करना है, यानी कि कोई भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सोचना। ये होगी हमारी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन। अगर इसी प्रोफेशनली अगर देखेंगे, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक लॉजिकल और एक रैशनल डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। और इसे ही हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि काल्पनिक एक चीज बनाना जिसे हम लोगों को वास्तविकता में लाना है। लेकिन वास्तविकता में लाने से पहले वो जो हमारी काल्पनिक जो विचार है उसे हम लोगों को लॉजिकली और रैशनली स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी जाके वो प्लानिंग अगले स्टेप पर जाएगी। तो इसी के लिए हम ये देखते हैं कि प्लानिंग क्यों जरूरी होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो इसके कुछ 10 पॉइंट्स है। तो पहला देखते हैं हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। हमने एक गोल सेट किया है, ठीक है, एक गोल सेट किया है। अब वो गोल को हम लोग जाके तुरंत तो नहीं अचीव कर लेंगे, तो उसके बारे में सबसे पहला आता है कि प्लानिंग करना। अगर प्लानिंग करेंगे ना तो हमें हर एक ऑब्जेक्टिव यानी कि उसमें जितने भी बिंदु रेखाएं हैं वो हर एक चीज पर हमें गौर करने का एक समय मिल जाएगा कि पर्टिकुलर एक गोल मुझे सेट करना है, वो अचीव करना है। उसके लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल आएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है, मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को, और क्या क्या चीज़ें उसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो ये बारे में मैं सोच सकता हूँ। इसलिए प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड है प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन। हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हम किस पाथ को चूज कर वो पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए वो पहला जमाना था कि हम बोलते थे कि अगर मंजिल को पाना है तो सफ़र लंबा होना चाहिए। वो गया जमाना, उतना समय अब हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि बेटर वे कौन सा है, क्योंकि आजकल के ऑब्स्टेकल्स ऐसे आते हैं, ऑब्स्टेकल्स जो बड़े ही कठिन होते हैं। इसमें से कैसा है, बैड, वर्स्ट 3 ऐसे पाथ होते हैं। तो उसमें से हमें कम जोखिम वाला ढूंढना है। कम जोखिम वाला यानी देखिए रिस्क फैक्टर तो सभी में है, लेकिन हम लोग वो पाथ चूज करेंगे जो हमें इजीली हमारे गोल तक के लेके जाए। वो हम लोग देखेंगे नहीं कि डगर बड़ी कठिन है, वो हो गया, वो पुराना ज़माना हो गया। अब नए ज़माने के हिसाब से कि डगर कठिन नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिकली और रैशनली होनी चाहिए ताकि वो हमारे गोल तक के पहुँच सके। ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद में प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब वो गोल को अचीव करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, वो हमारे परफॉर्मेंस में किस तरीके से फिट हो रहा है, ये हम प्लानिंग के जरिए देख सकते हैं। अगर मान के चलिए कि एक बड़ी सा अलमीरा मुझे घर के अंदर लाना है, जिसका वजन तकरीबन ज़्यादा नहीं, अगर खाली अगर रहा हो तो एल्यूमिनियम का होता है या तो स्टील की चद्दर का होता है, तो 30-35 किलो का होता है। अब 30-35 किलो एक इंसान आराम से उठा सकता है, लेकिन साइज मैटर। अगर अलमीरा बड़ा है तो मैं अकेला तो उठा के नहीं लाऊंगा, और मैं अगर अकेला ही हूँ घर पे और मुझे अकेले ही उसे उठाकर लाना है, बाहर से उठाकर अंदर लाना है, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूँगा कि मेरा वर्क फ्लो किस तरीके से होगा, क्योंकि आगे और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरा करने वाला नहीं है। तो मैं उसके लिए एक वे बनाऊंगा कि किस तरीके से मैं उसे अंदर ला सकूं, तो मुझे उठाना ना पड़े, उसे घसीटना पड़े, और घसीटने के उसके निशान भी ना पड़े घर पे। तो इस तरीके का मैं प्लानिंग करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नीचे एक
पायदान या बोरा बोल लीजिए वो रखूँगा, उसका एक कोना उस पर रखूँगा और उसे घसीटते हुए डालूंगा। चिकनाई की वजह से, टाइल्स की चिकनाई की वजह से वो घसीटते हुए अंदर आ जाएगा। हो गया, ये हो गया मेरा वे। तो यानी कि एक क्लियर वे मिलता है आपको कोई भी हार्ड वर्क टास्क करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। यहाँ हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये छोटे छोटे जो की पॉइंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। अब आपने इसके ऊपर और एक चीज़ बताता हूँ जो छोटे बच्चे करते हैं। जैसे मैं अपने ट्यूशन क्लास में किसी को जिसको सेंटेंस लिखना है तो मैं शुरू करता हूँ माय नेम इज सो एंड सो। हाँ बेटा, ये सेंटेंस को बार बार लिखो ताकि आपके हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट हो और आपको सेंटेंस बिल्डिंग करते आए। माय नेम इज सो एंड सो। तो छोटे बच्चे जो है वो कैसे करते मन में, वो लोग ऐसे एक लाइन से नहीं लिखते, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखते, वो लोग लिखते वर्टिकल। माय 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 माय, नेम 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 नेम। उनको वो इजी लगता है ना। जब मैं उनसे बोलता हूँ बेटा सेंटेंस इससे, सर वो बड़ा हार्ड लगता है, हमको इस तरीके से इजी लगता है और जल्दी हो जाता है ना। यानी कि उन्होंने वे ढूंढ ली है ना। उनको ये नहीं मालूम कि उससे सीखना है, लेकिन उनको ये मालूम है कि ये टास्क है, इसे कंप्लीट करना है। आई थिंक कि ये कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है, क्योंकि बुरी बात ये है कि उससे उनको सीखने प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो टास्क मैंने दिया हूँ वो जल्दी से कंप्लीट हो रहा है ना। यानी कि उन्होंने एक उपलब्धि तो कर ली है कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस वे ढूंढ लिया है अपने लिए कि जो टास्क हमें मिलेगा वो टास्क को हमें कितने जल्दी पूरा करना है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने का एक ये चीज़ है कि अगर परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारा खराब हो रहा है तो इसे इट इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस उसे कहते हैं कि हमारा काम, वर्क, हार्ड वर्क भी अच्छा हो और उससे मिलने वाला रिजल्ट भी अच्छा हो, तभी जाके उसे हम लोग बोलेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, है ना। देखो बेस्ट परफॉर्मेंस हम लोग गिनते किस चीज़ से, इसी से गिनते। देखिए मेहनत सब कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन सफलता कोई गिने चुने लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मेहनत की है तो उसका रिजल्ट उन्होंने हर एक माइलस्टोन पे जाके चेक किया है। हर एक छोटे छोटे माइलस्टोन पे जाके उन्होंने चेक किया है कि जहां मैं वर्क हार्ड कर रहा हूं वो कुछ दूरी पे जो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट मुझे प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं। अगर ये चीज़ अगर मैं चेक करते जाऊँ तभी मैं देख सकता हूँ कि माय परफॉर्मेंस बेटर। उसके बाद में आते हैं मिनिमाइज द रिस्क। अगर हम प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग एकदम प्रॉपर हो, देखिए प्लानिंग करने के तरीके हर एक के अलग होते हैं, है ना। अब कोई जैसे अंबानी, उनकी प्लानिंग कुछ अलग थी तो वो लोग उस तरीके से अचीव किए अपने गोल को। अब हो सकता है कि उन्हें वो प्लानिंग सटीक लगी, अगर वही पाथ को हम लोग फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि ना मिल पाए हमें अपने वे ऑफ प्लानिंग चेंज करनी होगी। वे ऑफ प्लानिंग ये, क्योंकि देखिए उनके वक्त के रिस्क फैक्टर अलग होंगे, उनके वक्त के पैमाने अलग होंगे। आज के ज़माने में देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई प्रोडक्ट अगर हमें लॉन्च करना है, कोई चीज़ का अगर हमें बिजनेस करना है तो वो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में, उनके वक्त बहुत कम थे, अपने वक्त अभी जो है बहुत ज़्यादा है। तो हम किस वे से करेंगे, तो हमें एक इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए, वे चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए और ख़ासकर इस तरीके की प्लानिंग चाहिए कि जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें रिस्क कम हो। मैंने पहले ये बात बोला हूँ, रिस्क कम हो। देखिए वो थॉट्स खत्म हो गए हैं कि यहाँ रिस्क ज़्यादा रहता है वहाँ बिजनेस अच्छा होता है। नहीं, हमें प्लानिंग ही इसी तरीके से करना है कि रिस्क कम हो। तो हमारे प्लानिंग में उतना दम होना चाहिए कि रिस्क कम हो सके, उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास हमेशा मौजूद रह सके। अगर हम उसकी अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी बुराई के बारे में भी सोचेंगे। अगर गलत हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, अगर इस बारे में हमने सोच लिया तो ही हम प्रॉपर कर सकते हैं। देखिए पहले के ज़माने में बोलते थे सफल व्यक्ति के पीछे जाओ आपको सफलता मिलेगी। आज के ज़माने में है जो असफल व्यक्ति है वो आपको अच्छे से समझ सकता है कि क्या नहीं करना है ना। क्या करना है ये आपको हर कोई बता देंगे। 100 लोग है, 100 लोग बता देंगे क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये वही व्यक्ति बता सकता है जो असफल हुआ है। तो आज के ज़माने में उसको फॉलो कीजिए जो असफल हुआ है, ताकि हमें उससे सीखने मिले। क्योंकि हमारे पास कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन में हमारे पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा। हमारे हो सकता है प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी हो, हमारे राह में वे ऑफ एक्शन में कुछ गड़बड़ी हो, तो हमें उस इंसान को फॉलो करना है जो कि असफल है, क्योंकि हम वो चीज़ उससे सीखेंगे कि क्या चीज़ में उन्होंने गलती की थी और क्या चीज़ हमें नहीं करना है। तो यहाँ हो जाता है मिनिमाइज द रिस्क। प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
अब मेरे पास रिसोर्सेज बोले तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे मेरा अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हो सकता है मशीनरी हो सकता है कि मेरा प्रीमाइसेस हो छोटा हो सकता है मेरे पास वर्कर्स हो कम हो। तो उस हिसाब से मुझे प्लानिंग अगर करूँगा तो उस हिसाब से मुझे वो काम आसानी से कर सकूँगा और वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकूँगा उस हिसाब से। अब अगर मेरे पास टास्क है कि मुझे अपनी फैक्ट्री 24 घंटे चालू रखना है, मेरे पास 10 वर्कर है, तो 10 वर्कर 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा 5 को एक शिफ्ट दूंगा, 5 को दूसरी शिफ्ट दूंगा, ताकि उन लोगों को उतना आराम मिले, है ना। तो 12-12 घंटे की या तो फिर 8-8 घंटे की शिफ्ट, तो उस तरीके से मैं मैनेज करूँगा। 2 वर्कर और ऐड कर दूंगा तो हो गया 12 मेरे पास, तो उसी को मैं डिवाइड कर दूंगा 4-4-4 में, है ना। तो 4 वर्कर्स, ये 8 घंटे की शिफ्ट, 4 घंटे ये वाली शिफ्ट बाद में वो, तो इस तरीके से मैं रोटेट कर सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी प्लानिंग, यानी कि अगर मुझे 24 घंटे चालू भी रखना है, रिसोर्सेज कम है मेरे पास, तो मैं उसको उस हिसाब से यूटिलाइज कर सकता हूँ। उसके बाद में आते हैं हम लोग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग का। प्लानिंग देखिए, प्लानिंग की डेफिनेशन ही है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो कैसे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसमें से कुछ गिने चुने हम लोग लेंगे। डिसीजन मेकिंग यानी कि हमारा जो गोल है अचीव करने वाले, सिर्फ उसी के बारे में डिसीजन नहीं, स्टेप बाय स्टेप लेने वाले डिसीजन। मैंने पहले भी कहा था हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स दोनों होते हैं। अगर वो चीज़ स्मूथ वैसे चल रही है तो वो प्लानिंग हम लोगों की सटीक है, वो चीज़ चलते रहेगी। लेकिन अगर कहीं जाके वो स्टेप गलत होती है तो हमारे पास डिसीजन लेने की एक क्षमता होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से अगर होता है तो मैं दूसरा स्टेप क्या लूँगा। मैं घर से निकला, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, और रास्ते में बारिश आई और वहाँ 2 रास्ते, एक कीचड़ से भरा हुआ है और एक पथरीला है, तो मैं देखूंगा यार कीचड़ से तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, पथरीला है तो मैं कैसे भी पार करके चले जाऊंगा। लेकिन दिन भर मुझे अगर कॉलेज और स्कूल में बैठना है तो मैं कीचड़ भरे हुए कपड़ों से नहीं बैठ सकता, तो मैं उसमें से डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे राह कौन सी चुननी है ना। तो इस तरीके के कुछ हम लोग वे ढूंढ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, तो उस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें बनाने के लिए हेल्प मिलती है ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके। क्या चीज़ कंट्रोल करना है हमें, हमारा जो गोल है वो दूर है, लेकिन वो जो स्टेप बाय स्टेप हमें जो चुनौतियां मिल रही है, जो अप्रिसिएशन मिल रहे हैं, जो डिप्रिसिएशन मिल रहे हैं, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने का हमें एक पावर मिलता है। वो पावर मिलेगा हमें सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से। तो कंट्रोलिंग अगर प्रॉपर चाहिए तो उसके लिए प्लानिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए इसीलिए तो मैनेजमेंट में हर एक चीज़ होती है। वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है, सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजरों की टीम के लिए कंट्रोल करने के लिए होते हैं उनके ऊपर के मैनेजर, है ना। अच्छा, बीच का और एक पार्ट है, वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स को मैनेज करने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उनके ऊपर रख दिया जाता है टीम लीडर। उनकी एक टीम होती है, 10 लोगों की अगर टीम है तो उसका एक टीम लीडर है। वो टीम लीडर्स को मैनेज करने के लिए होता है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स को मैनेज करने के लिए होता है मैनेजर, मैनेजर को करने के लिए उसका फिर सीनियर मैनेजर। इस तरीके से एक हिरार्की लेवल एक चलते रहता है ना। तो ये होती है स्टेप बाय स्टेप हमारा कंट्रोलिंग। तो ये कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होता है कोई भी एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए। यहाँ सिर्फ मैं प्रोप्राइटरशिप नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर बड़े बड़े चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारा मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए। कंट्रोलिंग, अच्छा ये कंट्रोलिंग सिर्फ मैन पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे एक मशीनरी है, 24 घंटे अगर मुझे चलाना है उसे, तो मुझे उसमें को बीच बीच में गैप देके उसे आराम देना जरूरी है, क्योंकि वो मशीनरी है, खराब हो सकती है। तो मैं उसे 24 घंटे कंटिन्यू नहीं चला सकता, तो उसमें गैपिंग सिस्टम भी आना चाहिए। तो ये होता है कंट्रोलिंग की मुझे कब ब्रेक देना है वो मशीन को। हो सकता है कि लंच टाइम हो रहा है लोगों का, तो उस वक्त मशीनें पूरी बंद हो जाए, 1 घंटा ठंडा, है ना। तो फिर उसके बाद में वो फिर से रीसेट होकर अच्छे से काम कर सकती है। तो ये हो गया कंट्रोलिंग, ये हो गया मशीनरी रिसोर्सेज के बारे में, मैन पावर के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। इवन अपने जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कंट्रोलिंग की। हाँ, हम लोग ओवर एक्साइटेड में कोई भी डिसीजन ना ले, अरे कर लेंगे, है ना। हम लोग तो बोल तो सकते हैं। हम लोगों की प्लानिंग देखिए, जैसे अभी एडोलेंस एज में जब बच्चे जब थोड़े से जवान होते रहते हैं तो वो लोग है ना, उनकी प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। अरे कॉलेज के बाद है ना अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है ओवर एक्साइटमेंट में।
अब ये ओवर एक्साइटमेंट में लिया गया डिसीजन हो सकता है कि पॉसिबल हो या तो इम्पॉसिबल हो, या तो फिर वो चीज़ें दिमाग से निकल जाए, वो चीज़ में हमें इंटरेस्ट ना रहे। तो ये चीज़ों में कंट्रोलिंग होनी चाहिए, और ये कंट्रोलिंग आती है धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक्सपीरियंस आता है वो चीज़ से, तो उससे हमें वो आसानी होती है कि हम कंट्रोल किस तरीके से करें। उसके बाद में फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। अब कोऑर्डिनेशन, हर एक एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। आपने अगर रील में देखा होगा तो देखिए बहुत सारी जगह एक मशीन चलते रहती है, उसमें से कुछ चीज़ें डालते हैं तो वो आती है, फिर उसको पैकिंग मशीन में जाती है, पैक होती है, फिर एक जन लाता है उसे बंच में उठा के कहीं पैकिंग करता है। देखिए कोऑर्डिनेशन है ना, वो हर एक एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे से होगा अगर प्लानिंग अगर प्रॉपर है। अगर मैं पैकिंग की मशीन पहले लगा दूँ और रॉ मटेरियल्स को हमारे गुड्स में चेंज करने की मशीन बाद में लगा दूँ अलग, तो क्या होगा, पूरा मिसमैच हो जाएगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप रखकर ही वो काम करना है कि पहले ये चीज़ होगी, फिर इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी। ये होता है एक्टिविटीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट। इसका अगर आपको उदाहरण देखना है इंडिया में, तो कोई भी बड़ी संस्थान में चली जाइए, जैसे हमारे यहाँ का शेगांव है, महाराष्ट्र का शेगांव। अब वहाँ कितनी भी भीड़ आ जाए, कितनी भी भीड़ आ जाए, आपके दर्शन 2 घंटे के अंदर होंगे, क्योंकि वहाँ का प्रॉपर मैनेजमेंट, हर एक की एक्टिविटी सिंक करती है एक दूसरे से, कोऑर्डिनेशन इतना प्रॉपर है। आप जाएंगे वहाँ तो आपका जो पार्किंग से लेके हर एक चीज़ वहाँ डिजिटलाइजेशन किया गया है। डिजिटली वहाँ देखा जाता है कि हर एक पार्किंग में कितनी जगह बची हुई है, सेंसर्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि कितनी भी गाड़ियाँ अगर चले जाए तो वो जो शहर है वो कभी पूरा पैक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंदिर के अंदर ही एक्टिविटीज़ को सिंक नहीं किया है, कोऑर्डिनेट नहीं किया है, वो मंदिर के बाहर शहरों में भी उनके जो सेवादार है वो लोग सिंक और कोऑर्डिनेशन करते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचकर आपको हर स्टेप बाय स्टेप पर उनके सेवादार मिलेंगे, और कहाँ क्या किस तरीके से करना है, आपको चप्पल कहाँ रखनी है, आपको पैर कहाँ धोना है, आपको किस वे से जाना है, कहाँ कितने देर खड़े रहना है, कहाँ कितने देर में निकलना है, ये सब का एक सिंकिंग। और वहाँ देखिए जो लंगर चलता है सुबह 9 से रात के 9 बजे तक, शायद अभी टाइम चेंज हो गया होगा, वहाँ सिंकिंग इतना परफेक्ट है कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, बहुत बड़ी लाइन रहती है, 1 घंटे के अंदर आप वो टेबल पे बैठे रहेंगे जहाँ खाना मिलता है। ये होता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो उसे ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। और इसी तरीके से हमें अपने बिजनेस, अपने अचीविंग गोल में भी उस तरीके के कोऑर्डिनेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वो प्लानिंग पहले होनी चाहिए, नहीं तो बस सब सेवादार एक जगह आ गए, हाँ मैं ये काम करूँगा, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये हमने प्लानिंग कर ली है, लेकिन इट इज़ नॉट अ प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए इनका एक हेड होना चाहिए, वो हेड आपको बताएगा कि भैया तुझे काम करना है, वहाँ से हलना नहीं है ना। तो ये चीज़ एक तो हो गया, कंट्रोलिंग आ गई उसके ऊपर, है ना, एक प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग आ गई। आप उनकी एक्टिविटी सिंक करने का, कोऑर्डिनेट करने का, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने का एक तरीका आ गया, क्योंकि उनके ऊपर है क्या, एक हिरार्की लेवल में एक उनका टीम लीडर बैठा है जो ये हर चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है। तो इसे कहा जाता है एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अदर मैनेजमेंट फंक्शन यानी प्लानिंग अगर प्रॉपर है तो उससे रिलेटेड जितने भी मैंने बताया था ना, POSDCORB, ये जो है बाकी की जो है हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन, उनको प्रॉपर वे से करने का एक तरीका हमें मिल जाता है, एक रॉ आइडिया हमें मिल जाता है। देखिए प्लानिंग यानी क्या है, दिमाग की सोच है ना, दिमाग की सोच। अब ये जो दिमाग की सोच है ये कैसे भी चेंज हो सकती है, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है, लेकिन अगर प्लानिंग करना है तो हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग कर रहे हैं यानी कि क्या कर रहे हैं, एक जगह को केंद्रित कर रहे हैं। एक जगह केंद्रित करेंगे, वो पॉइंट को हम लोग फोकस करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो हमें बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। बहुत सारे रास्ते मिलेंगे तो कौन सा बेटर है वो हम लोग देखेंगे। फिर इसके ऊपर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, वो हम लोग देखेंगे। इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये तरीके से हम लोग करेंगे, और इसका इफेक्ट मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस पे भी पड़ेगा, जैसे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और रिपोर्ट, बजटिंग, ये सब पे भी प्लानिंग का असर पड़ता ही है। प्लानिंग देखना सबसे बेस्ट है ना। प्लानिंग आपको बताओ क्या की होती है, अगर देखा जाए तो प्लानिंग होती है, देखिए फिल्म मेकिंग की सबसे बेस्ट प्लानिंग होती है। उनका एक बजट होता है, जैसे मान के चलिए 500 करोड़ का है। 500 करोड़ में से तो भीख मंगे जो एक्टर है वो लोग
खा जाते हैं, 200 करोड़ 300 करोड़ पता नहीं उनका क्या है, तो वो लोग खा जाते हैं। लेकिन जो बचा हुआ जो है अब उसमें प्लानिंग करना है, तो देखना वो लोग कॉस्केडिंग करते हैं, रिसोर्स को यूटिलाइज करने का उनका तरीका अलग होता है। एक प्लानिंग मैनेजर होता है, एक बजटिंग मैनेजर होता है, तो ये सब चीज़ें बराबर प्रॉपर प्लान करके वो लोग चलते हैं और एक फिल्म को प्रॉपर वैसे शूट करके रिलीज करवाते हैं। उनका बजट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ओवर बजट नहीं हो जाता है। तो ये होता है परफेक्ट प्लानिंग। तो पहले के ज़माने में ओवर बजटिंग हो जाता था, लेकिन आजकल के ज़माने में वो सब चीज़ों के लिए रिसोर्सेस मौजूद है, तो वहाँ हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। अब प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो 10, अब इसमें एक थॉट है, many people have many heads have many minds, and many minds have many thoughts, and thoughts may be varied। अब इसका मीनिंग ये है कि लोग बहुत सारे हैं, जितने लोग हैं उतने दिमाग है, जितने दिमाग है उतने ही विचार है, और वो विचार अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे अच्छा लग रहा हो, मुझे सही लग रहा हो, लेकिन किसी की दूरदृष्टि अच्छी है तो उसे लग रहा है कि नहीं ये जाके कहीं ना कहीं ये वाला प्लान फेल हो जाएगा, तो वो अपने थॉट्स रखता है। तो हम लोग वो थॉट्स को वेलकम कर सकते हैं और वो थॉट्स से हम लोग अपने प्लानिंग को और मजबूत कर सकते हैं। तो उसे ही कहा जाता है इनोवेटिव आइडिया। नए नए कुछ आइडिया देखो, मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में देखना नए नए आइडियाज आते हैं, तभी तो हमें टीवी में देखना अलग अलग तरीके की एड्स दिखती है ना। कुछ एड इतनी पॉपुलर हो जाती है कि हमारे दिमाग में सिंक कर जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो यही तरीके है, इसे कहा जाता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और ये इनोवेटिव आइडियाज जो है ये किसी एक दिमाग की उपज नहीं होती, ये होती है वहाँ जितने भी मौजूद है मैनेजमेंट में, वो लोग सोचे। वो लोग अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम लोग रिसोर्सेस ओपन करते हैं कि भैया किसी के पास कुछ आइडिया है तो बताइए, हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट कर कर वो चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो ये होता है मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। इसी तरीके के और वीडियोस लाएंगे हम लोग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग वीडियोस है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, तो इसे देखते रहिए। स्टे ट्यून एंड जय हिंद।